कहानी की शुरुआत होती है राइट मार्ट को दिखाते हुए। आज थैंक्सगिविंग डे है, इसीलिए स्टोर पर ब्लैक फ्राइडे सेल रखा गया है। इसी की लालच पे यहाँ पर इतने सारे लोग जमा हो चुके हैं जितने किसी सुंदर लड़की की डीएम में लड़के। स्टोर अभी तक खोला नहीं गया है और यहाँ स्टोर के बाहर इतने सारे लोग जमा हो चुके हैं कि इन्हें संभाला नहीं जा रहा। इसी बीच स्टोर की ओनर थॉमस की बेटी जेसिका अपने साथियों के साथ स्टोर के अंदर जाती है। जेसिका की बात अलग है, लेकिन उसकी दोस्तों को अंदर जाते देखकर जो भीड़ बाहर खड़ी है, इनकी सब्र की बांध टूटने के कगार पे आ चुकी है। पागलपंती और ज्यादा बढ़ जाती है जब बाहर खड़े लोगों को यह चिढ़ाने लगते हैं। भीड़ को संभालना इनके बस का नहीं लग रहा। सिर्फ एरिक और स्टोर के मैनेजर मिलिच लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बंदा माइक लेकर भीड़ से कहता है, स्टोर खुल चुकी है जाने मन। और ये सारे लोग पागलों की तरह स्टोर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। स्टोर के दरवाजे बंद है। एक सिक्योरिटी गार्ड डोर्स को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन ये कांच के दरवाजे इन भीड़ को रोकने के लिए नहीं बने। दरवाजे टूटते ही सिक्योरिटी गार्ड इसी के नीचे दफन हो जाता है, दब जाता है। ये लोगों की भीड़ चीजों को ऐसे उठा रही है जैसे ये उसकी बाप की जागीर हो। कोई किसी की परवाह नहीं करता, जो मरता है मरने दो, बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस की तरह। लोग इस ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए कितना पागल है तुम जानते हो। एक आदमी अंदर आते वक्त कांच में लगने की वजह से उसकी गला कट चुका है, लेकिन फिर भी स्टोर के सामान उठाने में बिजी है। एंड गेस व्हाट, कोई उससे भी ये चीजें छीन लेता है। और तो और लोग चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ने भी लगते हैं। ये मुझे दे, वो मुझे दे, सब कुछ मुझे दे। लोगों की ये भगदौड़ इवन गैबी की फोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है। लोगों को लड़ते देख उसे बहुत मजा आ रहा है, जैसे किसी को मुठ मारने पर। लोगों की ऐसी चूतियापा की वजह से ही कई लोग जख्मी होते हैं। अमांडा भगदौड़ की वजह से गिर जाती है। तभी लिजी शॉपिंग कार्ट लेकर दौड़ते हुए आती है, जो उसकी सर पे लगती है बहुत तेज। शॉपिंग कार्ट की व्हील्स में अमांडा की बाल फंस चुकी है और लिजी की कार्ट खींचने की वजह से अमांडा की सर की त्वचा हट जाती है। खून में लथपथ अमांडा पड़ी रह जाती है। उठाने वाला कोई नहीं है। जेसिका की बॉयफ्रेंड बॉबी दरवाजे के नीचे पड़ा सिक्योरिटी गार्ड की मदद करने आगे आता है, लेकिन इस भगदौड़ की वजह से वो अपनी एक हाथ खो देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ देर बाद अमांडा की पति मिलिच उसके पास आता है, लेकिन अब तक अमांडा ऊपर पहुंच चुकी है। एरिक जब यह देखता है, मानो जैसे वो अखला जाता है। लोगों की ये चूतिया पर रोकने ऊपर की तरफ गोली चलाता है। फिर कहानी चली आती है एक साल आगे। एवन ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, अब वो सोशल मीडिया पे है। हालांकि उसने ये पोस्ट नहीं किया था। ये वीडियो कोई बड़ी ही गौर से देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है शहर में एक नया डेप्यूटी आया है, जो बहुत ही खड़ूस है, बिल्कुल मेरे मैथ टीचर की तरह। बॉबी उस घटना के बाद एक साल से गायब था, लेकिन आज वो भी शहर में वापस आ चुका है, लेकिन अपने किसी भी दोस्तों से नहीं मिलता। और अब तो जेसिका भी किसी दूसरे बंदे के साथ है, नाम है रायन। आज थॉमस अपने स्टोर के लिए एक कमर्शियल शूट करने वाला था, लेकिन किसी ने उसकी सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जेसिका अपने दोस्तों के साथ डाइनर आई होती है। सबकी फोन पर नोटिफिकेशन आती है। इंस्टाग्राम पर जॉन कार्वर नाम की किसी अकाउंट से सभी को टैग करके एक पोस्ट किया गया होता है, जहां लिखा होता है, टेबल सज चुकी है जाने मन, अब बस तुम्हारी इंतजार है। इसी दौरान जेसिका खिड़की से बाहर नोटिस करती है, कोई जॉन कार्वर के मास्क पहनकर उसी की तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी ध्यान हटते ही वो जो भी था गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक अंधेरे कमरे में किसी को देखते हैं, जो उस घटना वाली वीडियो को फिर से देख रहा है। ऑब्सेस्ड है पूरा का पूरा। लिजी सामने आते ही वीडियो पॉज करता है और फिर कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगता है। फिर हमें लिजी को दिखाया जाता है, जो डाइनर बंद करके घर वापस जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अचानक ही जॉन कार्वर के मास्क पहना नकाबपोश इसे गले से पकड़ लेता है। फिर इसे सिंक में डुबाता है और फ्रीजर की दरवाजे पे इसकी चेहरा चिपका देता है। इससे पहले नकाबपोश कुल्हाड़ी से इसकी काम तमाम करता, लिजी अपने आप को फ्रीजर से छुड़ा के भाग जाती है किसी दूसरे कमरे की तरफ। फिलहाल वो किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, फोन की डिस्प्ले ही काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली खून की वजह से फेस अनलॉक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चेहरे की चमड़ी उठ चुकी है और फोन भी उसे पहचानने से मना कर देता है, जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हें। लिजी मॉनिटर पे देखती है, डाइनर पे तो कोई नहीं है, इसीलिए हिम्मत करके बाहर आती है और डरते डरते डाइनर से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी नकाबपोश उसी की गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू करता है। बचने के लिए लिजी डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी के धक्के से डस्टबिन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इस मोहतरमा की दो हिस्सा हो जाती है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है, पुलिस ऑफिसर्स लोग राइट मार्ट के बाहर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इसी मार्ट के ऊपर लिजी का आधा हिस्सा किसी
शोकेस की तरह रखा गया है। इसके बाद फिर से सभी की फोन में नोटिफिकेशन आती है। जॉन कार्वर ने लिजी की डेड बॉडी को पोस्ट करते हुए इन सभी को टैग किया होता है। इसी दौरान जेसिका नोटिस करती है जो पहले वाला पोस्ट था टेबल के बारे में, वहाँ पर हर एक प्लेट पे इन सभी का नाम लिखा हुआ है। इन्हें अंदाजा हो चुकी है अगली बारी शायद इन सभी की है। इसके बारे में ये पुलिस को बताते हैं। अब सभी का अंदाजा है उस दिन शायद जो भी लोग हादसे में शामिल थे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खैर पुलिस स्टेशन के बाहर आकर जेसिका की मुलाकात होती है बॉबी से। बॉबी 1 साल बाद वापस आया है तो इन दोनों में बस वही दोस्ती वाली बातें होती है। लेकिन इनमें से सबसे खास बात यह है कि जेसिका बताती है कि उसकी सौतेली माँ कैथलीन घटने वाले दिन के बाद स्टोर की रेपुटेशन के लिए थोड़ी चिंतित थी और इसी वजह से उसने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था। लेकिन थॉमस के ऑफिस पे सीसीटीवी फुटेज की बैकअप है और जेसिका उसे देखना चाहती है या फिर पुलिस ऑफिसर एरिक को देना चाहती है ताकि हत्यारे को पकड़ने में आसानी हो। इनके बातों के बीच रायन जेसिका से मिलने आता है। बॉबी के जाने के बाद रायन अब जेसिका के साथ है। हाँ, वही लेने देने वाला रिश्ता सबकी फटी पड़ी है। पता नहीं जॉन कार्वर यानी उस नकाबपोश हत्यारे की अगला शिकार कौन होगा, शायद आप या फिर मैं या फिर ये मोटू। इसके बाद हम मैनी को देखते हैं। राइट मार्ट पे सिक्योरिटी गार्ड था 1 साल पहले, लेकिन उस घटना वाले दिन लोगों की भगदौड़ की वजह से ये बहन का पकोड़ा भाग गया था। अभी भी कहीं जाने के फिराक में था, लेकिन तभी अपने घर पर जॉन कार्वर के मास्क देखता है। तैयार हो जाता है बेसबॉल बैट लेकर, जो भी आएगा फोड़ देंगे बहनचोद। बिल्कुल ऐसा ही मूड है इसका। लेकिन तभी जॉन मिक्सर घुसा देता है इस मोटू के पेट में। इसकी हथेलियों की खिचड़ी बन जाती है और फिर पीछे से उसकी गर्दन को वायर से पकड़ लेता है और इतनी जोर से खींचता है कि इसकी सर धड़ से अलग हो जाती है। और फिर जॉन इसके सर अपने बैग में डालकर चला जाता है जैसे किसी हॉलीडे पे जा रहा हो। फिर अपने अड्डे में आकर मैनी की सर प्लेट पे सजा देता है। यहाँ पर लिजी की धर पहले से ही है। अगले दिन सुबह होते ही जॉन सभी को टैग करते हुए दोबारा पोस्ट करता है। इसे देखने के बाद जेसिका सीधा अपने पिता के ऑफिस आती है और स्टोर की जो बैकअप सीसीटीवी फुटेज थी उसकी डिटेल्स निकाल लेती है। फिर सीधा जाती है एरिक के पास। अब एरिक के पास उन लोगों की डिटेल्स है जिन्होंने दंगा भड़काने में एक रोल प्ले किया था। इनमें से एक डिटेल यानी फोटो जेसिका को बहुत ज्यादा खटक रही होती है क्योंकि वो रायन की है, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड के गले मिल रहा होता है जो उस हादसे वाले दिन दरवाजे के नीचे पिचक गया था। ये डिटेल्स जब वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है तो दोस्तों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। इन्हें लगता है शायद रायन ही वो हत्यारा है। सीधा साधा दिखता है पर है नहीं इनके हिसाब से। इधर हमें चीयर लीडर एमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड को कोपचे में ले आ रही है क्योंकि उसे जन्नत दिखानी है। समझ रहे हो ना। एमी एक एक करके अपनी जन्नत की पर्दे हटाने लगती है और कसम से मेरी भी इरादे खराब हो रही है, लेकिन इसकी किस्मत मेरे से बहुत खराब है। जन्नत के दर्शन करने से पहले ही जॉन इसकी सर पीछे की तरह घुमा देता है। इसने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड की यह हालत देखी नहीं है क्योंकि वो उसे पिछवाड़ा दिखाने में बिजी थी। लेकिन अगले ही पल जॉन जिस पर एमी उछल रही थी उसके नीचे नुकीला चीज रख देता है और इस मोहतरमा के शरीर पे बहुत सारे छेद बन जाते हैं। इधर स्कूल के अंदर जॉन गैबी और एवन पर हमला करता है। जेसिका उनके लिए बाहर इंतजार कर रही थी। तब गैबी उसे टेक्स्ट करके अंदर बुलाती है और ठीक जैसे ही वो अंदर आती है जॉन उस पर भी हमला करता है, लेकिन जेसिका किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। जेसिका पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता रही होती है। तभी बॉबी रायन से उस रात वाली घटना के बारे में पूछता है। सिक्योरिटी गार्ड को उसने गले क्यों लगाया था? रायन का जवाब बहुत ही सिंपल है, उसे बस कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, इसी वजह से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था। लेकिन बॉबी और उसके बीच इन बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है। लेकिन असली बात कुछ और है। तुम तो समझ ही गए होंगे, इतना समझदार तो हो तुम। और वो है जेसिका। दोनों ही उसकी लेना चाहते हैं। इसी बीच यूलिया के पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो नहीं चाहते कोई सरफिरा दिन दहाड़े उसकी बेटी की हत्या कर दे। जेसिका की दोस्त स्कूबा की फटी पड़ी है। वो कन्विंस हो चुका है कि पुलिस वाले जॉन की बाल तक उखाड़ नहीं सकते। अब वो खुद ही अपनी रक्षा करना चाहता है। जेसिका के साथ मैकार्टी से मिलने आता है जो स्टूडेंट्स को शराब बेचता है और हथियारों का व्यापार करता है। मैकार्टी उसे कई सारे बड़े बड़े अफ्रीकन हथियार दिखाता है, लेकिन उसे पसंद आता है तुम्हारी दोस्त की लुल्ली जैसा छोटा सा बंदूक। जेसिका खुद के लिए कुछ नहीं लेती। दोनों घर वापस जा रहे हैं। यूलिया से वीडियो कॉल पे
में बात कर रहे होते हैं, जो फिलहाल अपने पिता के कहने पर फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार हो रही है। इनके घर पर सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो बिल्कुल फटे कॉन्डोम की तरह है जो कुछ भी नहीं रोक पाते। जैसे अभी देखो, जॉन इसे सुला देता है। कुछ देर बाद यूलिया के पिता ये देखते हैं, लेकिन इससे पहले वो यूलिया को सावधान कर पाते जॉन इसे भी सुला देता है। यूलिया इधर तैयार हो रही है, लेकिन अचानक ही जॉन उसके कानों में कुछ घुसा देता है। दर्द में तड़प रही यूलिया को इन दोनों को दिखाता है। कुछ ही मिनटों में ये यूलिया के घर चले आते हैं और यूलिया ठीक उनके सामने जॉन के कब्जे में है। कुबा के पास गन है। ये देखकर जॉन कटर चालू करके यूलिया को उसमें फेंक कर भाग जाता है। जब तक स्कूबा उसे बाहर निकालता है, बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी अंतरिया बाहर आ चुकी है। इस घटना के बाद सबकी और ज्यादा फटने लगी है। आज थैंक्सगिविंग है, लेकिन इसकी परेड में कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन जेसिका कहती है कि वो पूरी जिंदगी डर डर के नहीं जीने वाली। परेड में हिस्सा सभी को लेना होगा, ताकि जब जॉन इन पर हमला करने के लिए आए तो पुलिस वाले उसे पकड़ सके। ऐसा ही वो प्लान बनाते हैं और काफी अच्छा प्लान लग रहा है मुझे। इस बार थैंक्सगिविंग पे थॉमस अपने स्टोर बंद रखने का फैसला करता है। इधर हम मिलीच को देखते हैं, जो जॉन कार्वर के मास्क पहनकर परेड की तरफ बढ़ने लगता है। पुलिस भी घात लगाए बैठी है। परेड शुरू हो चुकी है। तभी बीच सड़क पर मिलीच अपने समर्थकों के साथ थॉमस के स्टोर के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही पुलिस वाले इन्हें हटा देते हैं। परेड फिर से शुरू होती है। तभी जश्न के दौरान जॉन जोकर की गेटअप में आता है और इस डक के गेटअप में जो भी है निपटा देता है। इसका सर ही उड़ा देता है। पूरे परेड में भगदौड़ मच जाती है। थॉमस की फैमिली को सुरक्षा देने पुलिस उन्हें गाड़ी में डाल रहे होते हैं, पर तभी जॉन इस पुलिस वाले को सुला देता है और फिर इस गाड़ी में जो भी थे इन सभी को फिर बिंदास इन्हें यहाँ से लेकर चला जाता है अपने अड्डे में। यहाँ पर जॉन अपनी अड्डे में कैथलीन को पकाने की तैयारी कर रहा है, मसाला मार के और नमक स्वाद अनुसार। ओवन चालू करके गर्म करने को छोड़कर थोड़ा टहलने जाता है। वापस आकर देखता है कैथलीन टेबल पे नहीं है। जॉन पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू करता है। कैथलीन उसे बचने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान हम जॉन के अड्डे में कई सारे लाश देखते हैं। यहाँ तक कि एक तो फ्रीजर में बंद है एमी, और बेचारी अभी भी जिंदा है। लेकिन कैथलीन फिलहाल उसकी मदद नहीं कर पाती। वाइन की बोतल उठाती है और फिर से फ्रीजर बंद कर देती है। फिर उसी बोतल को लेकर खड़ी हो जाती है दरवाजे पर, ताकि जॉन अंदर आए तो उसकी गांड मार सके। लेकिन जॉन अंदर नहीं आता। दीवार के उस पार से ही उसे मारने की कोशिश करता है। ये मोहतरमा अपनी लहंगा उठा के भागती है। जॉन ये जो भी है उसकी तरफ फेंकता है और इसे दुनिया से उठा देता है। लगभग जॉन कैथलीन को ओवन में डालकर पकाना शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में कबाब बनकर तैयार हो जाती है, एकदम स्वादिष्ट। एप्स्टीन की पिल्लों को बहुत पसंद आने वाला है शायद। और मैं तो भूल ही गया था, उन्हें तो छोटे पसंद है ना। इधर एरिक और बाकी पुलिस वाले जॉन को पकड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसी दौरान ये देखते हैं कि जॉन के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम हो रही है, जो कॉटेज पार्क के आसपास है। लेकिन जब ये सही लोकेशन पे पहुंचते हैं, देखते हैं यहाँ पर सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। जॉन ने पुलिस को चूतिया बना दिया, जबकि वो खुद फिलहाल टेबल पे जितने भी नाम थे सभी को जमा कर चुका है और उनके सामने खाने के तौर पे कैथलीन को पेश करता है, एकदम स्वादिष्ट टर्की की तरह। ये देखते ही थॉमस की तबीयत बिगड़ने लगती है। वैसे जब खाना आ चुका है तो पानी का भी तो बंदोबस्त करना होगा ना। इसके लिए जॉन एमी की खून निकालता है और इसे वाइन की तरह टेबल पर रखता है। जॉन का कहना होता है कि वो ये सब कर रहा है उस दिन स्टोर में हुई अफरा तफरी की वजह से। उनकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई। ये सब कहने के बाद जॉन एवन की सर हथौड़े से फोड़ देता है, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। और फिर कैथलीन के शरीर से थोड़ा सा मांस उठाकर थॉमस को खाने के लिए देता है। इन्हीं सब घटनाओं के बीच जेसिका और स्कूबा अपनी रस्सियां खोल चुके होते हैं। वो जॉन पर हमला करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान स्कूबा जख्मी हो जाता है, जबकि जेसिका किसी तरह से भागने में कामयाब होती है। बाहर एरिक को देखती है जो जख्मी रोड पे पड़ा हुआ है। तभी जेसिका जॉन को देखती है जो गोडाउन की तरफ जा रहा है। जेसिका खुद ही एरिक की बंदूक उठाकर उसके पीछे जाने लगती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि जॉन और कोई नहीं बल्कि बॉबी है। अब तक एरिक भी उसके पास आ चुका होता है। वो खुद ही मामले को संभालना चाहता है। जेसिका गोडाउन से बाहर आती है, तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। एरिक बाहर आकर कहता है कि उसने बॉबी को शूट किया, लेकिन वो भाग गया। अब तक सारे पुलिस वाले जगह की तलाश कर चुके हैं। जेसिका के पिता और बाकी लोगों को भी बचा लिया गया है, लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में है। जो भी लोग जिंदा थे। घटना स्थल से बॉबी की फोन मिला है, जिसमें जॉन कार्वर की अकाउंट लॉगिन है। जेसिका अभी भी पुलिस स्टेशन पे है। एरिक उसकी बहादुरी के लिए उसे सलामी देता है। स्टेशन से सारे पुलिस वाले अस्पताल की तरफ चले गए हैं विक्टिम्स के बयान लेने। अब इससे पहले जेसिका भी एरिक के साथ अस्पताल जाती, वो नोटिस करती है एरिक
एरिक की पैंट में कुछ लगा हुआ है जो ठीक उसकी पैंट में भी है। ये सब लगा था जब वो जॉन से बचकर भाग रही थी। क्या समझे? एरिक ही जॉन है। एरिक समझ जाता है कि जेसिका समझ चुकी है वो कौन है। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो एरिक उसे सब घटना बताना शुरू करता है, जैसे किस तरह से उसने बॉबी को फंसाने की कोशिश की। उसने बॉबी को अपनी तरह यानी जॉन की तरह ड्रेस पहनाए, डिक्की में बंद कर रखा था और जैसे ही वो उसे उठाकर गोडाउन में रखने वाला था ताकि पूरा का पूरा इल्जाम उस पे चला जाए जॉन के तौर पे, लेकिन बॉबी ने उस पे हमला किया और भाग गया। और सबसे जरूरी बात, वो ये सब आखिर क्यों कर रहा था? इसकी जवाब में एरिक कहता है वो अमांडा से प्यार करता था। वो मिलिच की बीबी थी लेकिन एरिक के साथ उसके अफेयर था, यहाँ तक कि उसकी पेट में एरिक की बच्चा भी था। हादसे में एरिक ने अपनी पूरी फैमिली खो दिया जो अभी बना भी नहीं था और इसी का बदला लेने उसने इस हादसे में जुड़े लोगों को मारना शुरू किया। एरिक ये सारी बातें जेसिका को बता रहा था और जेसिका ने ये सारी बातें बॉबी के फोन से लाइव चला दिया था, यानी एरिक की लौड़े लग चुके हैं। गुस्से में जेसिका को मारने आता है लेकिन तभी बॉबी उसकी तरफ हथौड़ा फेंकता है और जेसिका को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों ट्रक लेकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एरिक इनके ट्रक को फंसा देता है। तब जेसिका एरिक के पीछे मौजूद बलून पे गोली चलाती है जो सिलेंडर से जुड़ा हुआ था और इससे बहुत बड़ी धमाका होती है। बॉबी को अस्पताल ले जाया जाता है जबकि कुछ ही देर बाद रायन और जेसिका के बाकी दोस्त उससे मिलने आते हैं। फायर फाइटर पूरी जगह की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें किसी की लाश नहीं मिली। उन्हें यकीन होता है कि कोई बचा ही नहीं होगा क्योंकि धमाका ही इतना बड़ा था। जबकि जेसिका किसी की तरफ बड़ी ही ध्यान से देख रही होती है। वो बस एक फायर फाइटर है दुनिया की नजर में, या फिर अंदर कुछ घोटाला है, मुझे नहीं पता। अगली रात जेसिका रायन के साथ चद्दर तान के सो रही थी, तभी उसे किसी तरह की आवाज आती है। वो देखने जाती है और तभी आग के शोलों में लिपटा एरिक उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये बस उसकी सपना थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।